नमस्कार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे और देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों की सूची में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर बोल्ड अक्षरों से लिखा जाएगा। पहले तो संसद में बिल नहीं पास करा पाए और अब प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी यानी डायरेक्ट आईएएस वाली नौकरी वाली लेटरल एंट्री का आदेश भी नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ गया। तो क्या है लेटरल एंट्री और इस लेटरल एंट्री के आड़ में किस तरह से आरक्षण और संविधान को कुचलने की तैयारी में थी नरेंद्र मोदी सरकार, इसको समझेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक इतनी फजीहत हुई जा रही है। पहले तो संसद में बिल गिर गया और अब ये लेटरल एंट्री वाला आदेश भी प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ गया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अभी उस फॉर्मेट में निकले नहीं है। अभी भी उन्हें लगता है कि वो 300 पार के नारे पे जी रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि 370 वाला खेल उनका है। अभी भी उनको लगता है कि देश में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू हुई है। शायद उस सपने से अभी वो निकले नहीं है या उस सदमे से अभी निकले नहीं है कि जो 370 मांग रहे थे और 270 भी नसीब नहीं है, 240 पे। और यदि बाकी मशीनें सब नहीं खेल होता तो 180, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि करीब करीब 70 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पे 69 सीटें ऐसी है जहाँ पे मतदान हुआ उससे ज्यादा मत गिने गए। तो ये सब क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं 240 ही सही। प्रधानमंत्री जी 2000, आप थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। होता क्या है प्रज्ञा जी, आपने आपका चैनल चालू किया, वो 0 से शुरू किया, तो ये मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाने में आपको पता है ताकत कितनी लगती है, मेहनत कितनी लगती है। आपको पता है आपने ये कैसा किया है, चैनल खड़ा किया है। तो लेकिन बने बनाए चैनल पे कोई आके बैठे तो उसको ये पता ही होता नहीं कि मैंने स्ट्रगल क्या है। तो वो उसको लगता है कि मैं हूँ और इसीलिए ये चैनल है। ये भूल जाता है कि ये चैनल है इसलिए मैं। वैसे ही मोदी जी के साथ हुआ। मोदी जी भेजे गए गुजरात, पूर्ण बहुमत था। मोदी जी ने कभी अल्पमत की सरकार चलाई नहीं। दिल्ली में आए 2014 में 280 पार हो गए, उसके बाद आ गए 100 मतलब 300 पार हो गए। अब मोदी 2019 के बाद तो ये भी भूल गए कि भाजपा या संघ कोई है। वो तो फिर मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, सब कुछ मोदी था। मोदी का चेहरा, मोदी पे बटन दबाओगे, कमल पे बटन दबाओगे तो मोदी को वोट मिलेगा। मोदी मैं हो गया था, माईवे और हाईवे चल रहा था। उन्होंने कभी बिल पास करने के पहले सोचा भी नहीं। सुबह उठ के तय कर दिया ये मुझे करना है। या 4 उद्योगपति, वो 2 उद्योगपति जो है उनके गोद लिए हुए, जो वर्तमान में सरकार चला रहे बेसिकली, वो आके बताते थे कि भाई साहब ये जरा कानून हो जाना चाहिए। तुरंत कानून हो जाता था, कोई चर्चा नहीं होती थी, कानून पास होता था। विपक्ष कुछ बोलता था तो निष्कासन किया जाता था। ये चलता आ रहा है। तो ये प्रजातंत्र का एक नंगा नाच चल रहा था, जो उन्हें लग रहा था कि वो बहुत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 2024 में जनता ने बता दिया कि ना। लेकिन सर, ये तो सब जानते हैं कि उद्योगपति कौन कौन है जो मित्र उद्योगपति हैं। अगर उनके ही लोग ये लैटरल एंट्री के सहारे डायरेक्ट सरकारी नौकरी में ला रहे हैं, नहीं, तो क्या उसमें 2 ये चीजें। सरकार को सर डायरेक्ट सौंपने की तैयारी कर रहे थे? क्या उद्योगपतियों के नहीं, चरणों में बिल्कुल बिल्कुल। समर्पित कर रहे थे? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। पहले क्या था, कांग्रेस के समय भी ऐसा था। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस दूध की धुरी थी। सभी सरकारों ने किया, लेकिन उसमें होता क्या था, खासकर पेट्रोलियम मंत्रालय की मैं बात करूं, तो रिलायंस का पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था। तो मैंने अक्सर देखा कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ओएनजीसी के चेयरमैन, ये जो बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे, यहाँ तक कि पेट्रोलियम मंत्री भी रिलायंस के कोटे से आता था। रिलायंस का कोटा होता था और यही लोग फिर रिटायर्ड होने के बाद रिलायंस में डायरेक्टर बनते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये लोग, रिलायंस इनको पैम्पर करता था, ऑब्लाइज करता था, इनको सेट करता था ताकि वो रिलायंस के पक्ष में काम करे। अब मोदी जी ने कहा कि ये क्या मूर्खतापूर्ण काम चला रहे हो तुम? अधिकारियों को सेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सेट किए हुए अधिकारी ही यहाँ भेजो और ये काम करेंगे। मैं ये मानता हूं, मैं इसको कतई नहीं मानता कि देश में भी टैलेंटेड लोगों का पूल है। देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको आप सरकार चलाने में मदद लें, लेकिन फिर उनको आप सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। उस सलाहकार की पोस्ट बना सकते हैं आप कि एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइजर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। कि सेक्रेटरी के उसको सारा ओहदा मिलेगा, लेकिन वो एडवाइजर रहेगा।
सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी ये जो पोस्ट होती है प्रज्ञा जी, ये ऐसा नहीं है कि आप आईएएस हो गए और आप एकदम ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। आईएएस होने वाला आदमी पहले एसडीएम बनता है, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, फिर एसपी बनता है, फिर कई कमिश्नर बनता है। तो ग्राउंड लेवल से लिटरली तहसीलदार कैसा काम करता है, पटवारी कैसा काम करता है, उसके मायने क्या है, सरकार की पॉलिसी नीचे जाने तक क्या होता है, इसका सीखते 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 8-10 साल में वो इस लायक होता है कि वो दिल्ली में डेपुटेशन पे आए। दिल्ली में डेपुटेशन पे आने के बाद उसको केंद्र सरकार का एक ओवरऑल व्यू मिलता है और एकदम ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनता। वो पहले डायरेक्टर बनता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी बनता है, फिर कहीं जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, डिप्टी सेक्रेटरी बनता है। ऐसे पद पे आके आके उसे एक एक व्यू मिलता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें कैसी काम करती है और फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। मेरा मानना है कि जो मैंने दिल्ली में देखा पिछले 30 साल में, इस सरकार को बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी चलाते हैं। क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी बनते हैं। सेक्रेटरी बहुत कम लोग बनते हैं और सेक्रेटरी का टेन्योर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल होता है। तो जो आदमी सेक्रेटरी बनता है उसका नाम तो होता है कि सेक्रेटरी है, लेकिन ज्यादातर उसका समय रिटायरमेंट के बाद जुगाड़ में लगा रहता है कि और कोई पोस्ट मिलेगी क्या, रिटायरमेंट के बाद गांव का घर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सेक्रेटरी पहले 6 महीने काम करता है और उसके बाद रिटायर्ड मोड पे चला जाता है कि मुझे ये करना है, या जुगाड़ में लगा रहता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी 3 से 4 साल उस मंत्रालय में रहकर वो सरकार चलाता है, ऐसा मेरा मानना है ब्यूरोक्रेसी में। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप बाहर से रिक्रूट करोगे, उसे पता भी होगा नोटशीट कैसा देना है। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं हो सकता फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में लॉस एंड बैलेंस, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी नहीं होती। वहां असंख्य योजनाओं का आवंटन होता है, उसकी जरूरत होती है, पिछला पैसा कितना खर्चा किया इतना होता है, और कितना अकाउंट पे लेना है, वो कई चीजें जटिल होती है। मैं और दर्शकों को जटिलता नहीं बताना चाहता, लेकिन वो उस जगह पे आपको एक एक्सपीरियंस जो इस लाइन में काम करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। अब तो मोदी जी भी कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संघ भी कहता है संविधान सर्वोपरि है, मजबूरी में कहता है, बेचारे 240 पे आए नहीं तो ये 370 में तो अभी तक संविधान वो मनुस्मृति लेके हमारे सर पे मार रहे होते। तो चलो ठीक है, मजबूरी में सही, संविधान को ठीक कह रहे हो। संविधान के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका ये अधिकारियों का बेस है, जो नीचे पटवारी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक, इस सैकड़ों लेयर में कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका के बीच में यदि आप ऐसा करोगे, विधायकी में तो चल जाता है, आप किसी को भी उठा के सांसद बना देते हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, आपके पार्टी का वोट है भाई, उसका एक समाज का वोट है, आप आ गए, उसके ऊपर 4 केसेस चल रहे हो। पेटेनी महाराज जैसे लोग गृह राज्य मंत्री भी बनते हैं। तो ये सब चल जाता है। लेकिन न्यायपालिका में कल किसी ने सोचा कि न्यायपालिका में एक काम करो, आउटसोर्स करो। किसको आउटसोर्स करो? उस आदमी को आउटसोर्स करो जो कोर्ट के बाहर पकौड़े बेचता है। तो भाई इसका कानून से लेना देना क्या है? क्यों नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पकौड़े बेचता है पिछले 8 साल से। 8 साल से अनगिनत वकीलों ने इसके हाथ से पकौड़े खाए हैं। इसको हाईकोर्ट का जज बना देते हैं। ऐसा नहीं चलता, ये नहीं चलेगा, इससे संविधान पे चोट होगी। दूसरी बात, ये जो प्लेसमेंट वाला बात है, ये आपका इनडायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं सर आप? लेटरल एंट्री की बात मैं अब इसमें थोड़ा सा समझा दूं। इसको समझाइएगा सर, मैं चाह रही हूं इसको बारीकी से समझा। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पैसे पहले यूपीएससी की एग्जाम होती है, प्रिलिमिनरी बेसिक एग्जाम। उस एग्जाम में पास होने के बाद फिर 1750 मार्क की मेंस होती है और फिर 250 मार्क का इंटरव्यू होता है। इन 3 लेयर में से आखिर में मेंस और इंटरव्यू के 250, ऐसे 2000 मार्क में से एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट के जो टॉप के लोग हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं। दूसरा लॉट इंडियन आईएएस बनते हैं, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस, फिर रेलवेज, कॉस्ट एंड अकाउंट,
फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे सेग्रीगेट होते जाते हैं। ये वो क्रीम है समाज का। अब ये फिर जब अपॉइंटमेंट होती है तो बाकायदा मैंने मैंने मेरे मेरे लाइफ का देखता हूँ कि मैं जबलपुर में, आज से कई सालों पहले की बात है, मैं एक स्टोरी करने, एक डॉक्यूमेंट्री करने जबलपुर गया था। तो एमएम उपाध्याय तब कलेक्टर थे जबलपुर के, और मैं उनको जानता था। तो उपाध्याय साहब से मिला, तो उपाध्याय साहब ने एक लड़की को बुलाया, बोला ये वानखड़े जी है, दिल्ली से आए हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप इनको जरा कंपनी करिए। मैंने बोला क्या है? बोला ये अभी अलॉटमेंट हुआ है इसको, जबलपुर में आए हैं, अब एसडीएम बन के, ये पहला ही दिन है जॉब का इनको, तो मैं आपके साथ भेज रहा हूँ, तो उनको एक समझ में आ जाएगा कि पत्रकार कैसे पूछते हैं और पत्रकारों से अधिकारी को कैसा टैकल कर लेना चाहिए। जाओ, तुम जाओ, इनके साथ चले जाओ। ये यहाँ से ट्रेनिंग मिलता है उनको। ये तो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ वो आए दिन भर। मैंने बोला कहाँ के हो? बोले हम तो सब इधर के हैं, यूपी के हैं। फिर बातचीत होती रही, उनसे मेरी मित्रता भी हुई। बाद में वो सेक्रेटरी, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी बने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें होती रहती, तो उनको एक एक्सपीरियंस आता है लोकल लेवल से ऊपर तक का। अब उसमें क्या है, जब आईएएस आईपीएस और ये सब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कोटा है, एससी के लिए कोटा है, एसटी के लिए कोटा है। अब लोग कहेंगे कि 45 लोग क्या भर दिए, तो ये वानखड़े जी विपक्ष का नरेशन बता रहे। विपक्ष का नरेशन नहीं बताया। सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैंने मतलब जैसा ये मेरे मेरे सामने ये बात आई 45 लोगों की, पहला मेरा रिएक्शन था कि रिजर्वेशन खा रही है। क्योंकि 2018 में आपने 9 लोगों को लेटरल एंट्री दिया, ठीक है? अब 9 का 45 हो गया, 5 टाइम्स, मतलब 500%। 2 साल बाद 45 का 450 होता, और फिर 3 साल बाद बोलते यूपीएससी की जरूरत नहीं है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। तो मैं मानता हूं ये जो 45 लोग रिक्रूट किए जाएंगे, तो यदि इस साल देश को 700 लोगों की या 500 लोगों की जरूरत होगी अधिकारियों की, और यूपीएससी ये सारी प्रोसेस में जाते हुए 500 अधिकारियों को सिलेक्ट करेगा, उसमें से 45 माइनस होंगे, क्योंकि 45 पहले भर दिया आपने, तो उन 45 कम हो गए रिजर्वेशन। मोदी जी बहुत ही शातिर तरीके से सोचते। शातिर ये शब्द गलत है, लेकिन मुझे यूज करने के लिए मजबूर हूं मैं आज। वो इसलिए प्रज्ञा जी, वो कहते हैं कि हम रिजर्वेशन को कतई कम नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे लिए जी जान दूंगा, लेकिन किसी का रिजर्वेशन 1% भी कम नहीं होने दूंगा। मोदी जी बिल्कुल सच बोलते हैं, इसमें मोदी जी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी किसी का रिजर्वेशन कम नहीं होने देंगे, लेकिन रिजर्वेशन जहां मिलना चाहिए और जहां मिलता है रिजर्वेशन, वो जगह खत्म कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली एयरपोर्ट पे जब भी रिक्रूटमेंट होती थी, यस ओबीसी एसटी एससी के लिए कोटा होता था। अब क्या होता है? अब दिल्ली एयरपोर्ट हो गया प्राइवेट, अब वहां रिक्रूटमेंट होती है, वहां कोई कोटा नहीं होता। तो आपने सारे देश के एयरपोर्ट्स पे आपने कोटा खत्म कर दिया, सी पोर्ट पे आपने कोटा खत्म कर दिया। एयर इंडिया पहले थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें कोटा था, वो टाटा के पास गया, वहां तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आईएएस और आईपीएस में रिजर्वेशन बहुत जरूरी है प्रज्ञा जी। उसका खास कारण यह है कि ये लोग देश चलाते हैं। यस। यदि इस देश चलाने वाले मशीनरी में सारे सवर्ण बढ़े गए, तो फिर पिछड़ों का विचार कौन करेगा? मैं ये मानता हूं कि दलित अधिकारी होगा, पिछड़ा ट्राइबल अधिकारी होगा, ओबीसी अधिकारी होगा, वो 1% तो कम से कम ये सोचेगा कि इस नई योजना से ओबीसी का भला हो गया, अच्छा होगा जी। सरकार कहती है कि स्टेक होल्डर से बातचीत करती है, तो इस देश में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर ओबीसी है, स्टेक होल्डर आदिवासी है, स्टेक होल्डर शेड्यूल कास्ट है। उस स्टेक होल्डर का स्टेक होना जरूरी है गवर्नेंस में, और वो गवर्नेंस में स्टेक तब बनता है जब उनके लोग अधिकारी बनते हैं। यदि आपने लेटरल एंट्री से ये सिस्टम खत्म कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? जब ये मीडिया में सबसे पहले सोशल मीडिया ने उठाया, देखिए ना विपक्ष इसको उठा पाया ठीक से और ये पासवान तो बाद में, बहुत बाद में इनको नींद खुली। इनका आईक्यू, मांझी साहब और पासवान साहब का आईक्यू इतना लो लेवल का है कि इनको 3 दिन लगे समझने में कि रिजर्वेशन कम हो रहा है। सही बात है। हुआ ये कि सोशल मीडिया ने उठाया, उसके बाद
विपक्ष ने हमला बोल दिया, फिर सरकार को लगा ये बिल वापस, मतलब ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना लेकिन चाहिए। अशोक लेकिन सर, क्रेडिट किसको जाएगा? हाँ क्रेडिट जाएगा विपक्ष को। जी, वो क्रेडिट न जाए इसलिए मांझी से बुलवाया, पासवान से बुलवाया। इन्होंने बोला तो सही, क्रेडिट विपक्ष को ना गया, लेकिन इसमें सरकार एक्सपोज हो गई कि सरकार बगैर सोचे समझे काम करती है, पैदल दिमाग से भंग खा के बैठे हैं लोग। अशोक सर, आज यही पत्र, मैं जानना चाह रही हूँ, जब देश हाँ, की जनता ने ये घोषित कर दिया कि अगर 400 सीटें नरेंद्र मोदी लेकर के आएंगे तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को कुचलने वाला कानून फिर ये क्यों लेकर के आ रहे थे? ये आदेश इन्होंने वापस ले लिया, भांडा फूटा इनका, लेकिन अगर देखिए भांडा नहीं फूटता तो सच सामने नहीं आ पाता। क्या है, हम्म, जॉनी लीवर का एक एटम था, कॉमेडी एटम, जी, कि कमेंट्री करने वाला क्रिकेट स्टेडियम में कमेंट्री वाला गायब हो गया, हम्म, वो पहुंचा ही नहीं। लेकिन कमेंट्री करना जरूरी था, तो किसी भंगार बेचने वाले को बिठा दिया कमेंट्री करने, तो कमेंट्री भंगार के स्टाइल में करता था। एक कव्वाल को लाके बिठा दिया, तो उसने पूरी कमेंट्री कव्वाली गा के बताई। हम्म, एक सब्जी बेचने वाले को कमेंट्री लाके बिठा दिया। तो ये जो आदत से मजबूर होता है, इनकी कंफर्म था कि इनको संविधान बदलना था, बिल्कुल, इनको रिजर्वेशन खत्म करना था। ये सोच एट द बैक ऑफ द माइंड अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ। जी, 240 पे आने के बाद ये सिर्फ रुक गया है। हम्म, जिस दिन 370 आ जाएगा, ये संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे। और यही तो कारण है कि रिजर्वेशन, गुपचुप तरीके से ऐसे आदेश एग्जैक्टली, लेकर आ रहे हैं। वो रिजर्वेशन खत्म करने की जो खुमखुमी अंदर पनप रही है, वो ज्वालामुखी जो पनप रहा है कि ये दलित, ये जो मनुस्मृति में कहते हैं ना कि ये दो पैरों से पैदा हुए हैं, हाँ, ये जो पैरों से पैदा हुए हैं, ये मुख से पैदा होने वाले और बाजुओं से पैदा होने वाले लोगों के सामने कैसे बैठ सकते बराबरी से? हम्म, ये ना मानेंगे। इसलिए बीच बीच में ये अपनी उस कुंठा को सेटिस्फाई करने के लिए ये रास्ते ढूंढते हैं। पोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे का कोई एरिया प्राइवेटाइज कर दिया, कोई इसमें ये कर दिया। अभी तेजस्वी ने कोई ट्वीट किया है कि कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फिर अभी रिक्रूटमेंट निकाला है 300 जी, 370 या 360 लोगों का, और उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू दिस। व्हाई? ऑन व्हाट ग्राउंड? ये हम्म, बीच बीच में उठता रहेगा। तो इसलिए एक तो इनकी दुर्गति ये हुई कि विपक्ष बड़ा स्ट्रांग है, हम्म, इनकी दुर्गति हुई कि हम लोगों पे जो यूट्यूबर्स पे और बाकी सोशल मीडिया पे जो अंकुश लगाना चाहते थे, वो हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ा गया, वो उनका एक षड्यंत्र एक्सपोज हो गया, तो वो भी बिल पीछे चला गया। हम्म, अब ये तीसरी बार इन्होंने इधर से किया, वो भी पकड़ लिया गया। अब इन्हें कहा कि, तो जनरली क्या होता है, आदमी सोचता है फिर करता है, ये करने के बाद सोचते हैं, हम्म, ये उल्टा चलते हैं। क्योंकि पहले आप करते थे और लोग सोचते थे, हम्म। क्योंकि आप इतने महान थे, 300 से ज्यादा आपके पास संख्या बल था, लेकिन सर तो अभी भी आप कुछ सिर्फ भी सोच, आदेश रद्द हुआ है, सिर्फ लेटरल आ, स्कीम का आदेश ही रद्द हुआ है। अभी आदेश रद्द तलवार हुआ है। लटक रही है आरक्षण पर, आगे नहीं क्या होगा? नहीं, मैंने कहा 24 घंटे आंखें खोल के खड़ा हो देखना होगा। और ये खासकर मीडिया जैसे आपका, प्रज्ञा जी आपका चैनल है, इन सबको आंखें खोल के देखता रहना पड़ेगा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। ये सरकार जिस मनीषा से चुनाव लड़ी थी, जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ी थी, वो एजेंडा लागू करने में बार 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 प्रयास करेगी। जी, वो प्रयास मीडिया को एक्सपोज करना होगा, और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है उन्हें देखना होगा कि वो दलितों की राजनीति करते हैं। मात्र अनुप्रिया पटेल को देखना होगा, मात्र योगी को पत्र लिख के काम नहीं। योगी हम्म, जी को तो आपने पत्र लिख दिया, ये यूपी में नॉट अवेलेबल करके आप पिछड़ों की जगह सवर्ण लगाते हो। हम्म, ये पत्र एक प्रधानमंत्री को भी लिखना चाहिए था आपको, तब समझ में आता था कि अनुप्रिया पटेल के दिल में पिछड़ों के लिए दर्द है। अब तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं कि ये योगी को निपटाने के चक्कर में लिखा था, इनको पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं था। और यदि पिछड़ों से लेना देना होता तो पहला पत्र जाता था प्रधानमंत्री को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम हमारा अधिकार छीनने का हक किसने दिया आपको? वहां नहीं लिखा जाएगा लेटर।
ये है तो इनका असली सर चेहरा। ये लैटरल स्कीम का आदेश जो वापस लिया गया, इसमें सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? क्या विपक्ष का सबसे दबाव है या फिर विपक्ष का नहीं नहीं, हाँ, इनका ये स्कैंडल ओपन हो गया, इनको ये पता नहीं था। इसमें दो भांडा दो थी फूटा। दो भांडा फूटा। एक तो ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते थे इससे, बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारियों से, और दूसरा सीधा कारपोरेट सेक्टर के अपने उद्योगपतियों के चहेते लोगों को पोस्ट पे लाना चाहते थे, संघ के कुछ लोगों को पोस्ट पे लगा देते। हम्म। ये इनका प्लान था जो और एक्सपोज हो इससे गया। होता क्या सर? इससे 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 नुकसान क्या होता? इससे आरक्षण किस तरह इससे से खत्म होता? देखिए संविधान पिछड़ा आरक्षण, कैसे रहता? थोड़ा इसको भी समझाइएगा सर। देखिए जब आप आरक्षण ही खत्म कर देंगे हाँ। और अपने कारपोरेट सेक्टर का सोच करने वाले, पहले ऐसा एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी लाते थे जो हम्म। एक कारपोरेट सेक्टर को मदद करता है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके साथ दोस्ती यारी है, हम्म। और रिटायरमेंट के बाद उसको डायरेक्टर बना अपनी कंपनियों में। अब इनको लगा नहीं, मोदी जी ने कहा ये बहुत छोटा काम है, क्या ये पॉकेट मरी मत करो, सीधे आपके मार्केटिंग मैनेजर को मेरे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के भेजो। यदि वो मेरे लिए काम, यदि वो आपका आदमी सरकार पे काम करेगा, मतलब तनख्वाह लेगा सरकार की, कुर्सी गरम करेगा सरकार की, और काम करेगा अपने उस आका के लिए जिसने उसको यहां भेजा। वो एक बड़ा डेंजर मुझे देख रहा था, और मैं इसलिए कहता हूं ये डेंजर मैं इसलिए देखता हूं इसमें, क्योंकि वर्तमान सरकार जो सत्ता में है वो 2-3 उद्योगपतियों के लिए कितना आउट ऑफ वे जाके काम करती है, यह हमने देखा। तो यकीनन ये होता। फिर मंत्रालय के मंत्रालय, ये यहाँ पे 4 अडानी के, फिर वो ये कहते हैं हम कि अरे नहीं वो तो जेएस तो ऐसे ही करना था। क्यों? अरे अडानी के कोटे का है ना, वो तो टेंडर अडानी जी को ही मिलेगा, जेएस के हाथ में था। वो अडानी जी के कोटे का है, वो अंबानी जी के कोटे का है, वो फला के कोटे का है। अब हम कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश कैडर का है, वो राजस्थान कैडर का है, वो 89 बैच का है, 92 बैच का है। तब ये होते थे कि ये अडानी कैडर का है, ये अंबानी कैडर का है, ये बात होती। और इससे क्या होता, संविधान ने ये रिजर्वेशन क्यों रखा है? क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा है, सवर्ण सालों से रूल करते आ रहे हैं। अभी भी देखा जाए परसेंटेज वाइज, यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो सवर्ण ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते। बहुत ही एक आध दो बिरला, मतलब बिरले उदाहरण, एक दो जहां पिछड़े के लोग भी मेरिट पे आ जाते हैं, आम्बेडकर साहब जैसे 2-4 ही मेधावी आपको उदाहरण मिलेंगे। बाकी तो रिजर्वेशन का सहारा बहुत जरूरी था। और इस रिजर्वेशन में यदि मैंने कहा ना, यदि ये लोग आए तो ये लोग संविधान के अनुरूप सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने पीड़ा देखी है। आज लोग कहते कि ये क्या कर लेंगे, ये इतने साल तक, आपने 75 साल देश आजाद हुआ, लेकिन आपने 1000 साल से इन लोगों का शोषण किया। 75 साल में आप उनको मान सम्मान देने में थक गए, और सैकड़ों साल उनका शोषण किया, तो क्या हुआ? वो आपके सर पे बैठते तो नहीं रहे ना। जैसे बाकी कलेक्टर काम करता है तो वो पिछड़ा भी कलेक्टर काम करेगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संविधान की जो मुख्य भावना जो थी, उसी को ग्रहण लगाने का काम ये लोग करते हैं। और फिर सीना, मतलब ये बेशरमपना का और निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, और फिर चौड़े होकर कहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान, और मैं दलितों के लिए, मैं खुद ओबीसी हूँ, और मैं किसी हालत में किसी का रिजर्वेशन कम नहीं होने दूंगा। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मातृशक्ति, स्त्री शक्ति, ये सब शब्द जो है ये भाषण पूर्त मर्यादित है, इसको क्रियान्वयन से इसका कोई लेना देना। लेकिन अशोक सर, एक चीज और भी है कि नरेंद्र मोदी का इससे बुरा टाइम कभी देखा नहीं गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले ये वक्फ बोर्ड वाला बिल संसद में गिर गया सर, ब्रॉडकास्ट वाला ड्राफ्ट वापस लेना पड़ गया, अब ये स्कीम भी वापस लेनी है, आदेश वापस ले लिया। मैंने क्या कहा आपको, किसी भी राजनीतिक दल की या नेता की शक्ति नंबर कितना है इसके साथ होती है। उसका सीना बहुत चौड़ा है और उसका वजन, हाइट 6 फुट है, ये दारा सिंह थोड़ी है, ये फ्री स्टाइल कुश्ती थोड़ी है, अकेला शेर है, आंकड़े में अकेला शेर है वो। हाँ, छप्पे भारी, वो अकेला शेर नहीं होता, 300 का साथ में कुनबा है,
इसलिए वो भारी होता है। अब कोई 240 पे भी 300 जैसा काम करना चालू चाहेगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते, वो पागलपन है। अब लोग करते भाई ठीक है, करने दो, क्या करें। मैं एक बहुत बड़े गृह मंत्री को जानता हूँ, मतलब मैं अभी स्वर्गीय हो गए इसलिए नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के थे, बड़े ताकतवर नेता थे, केंद्र में गृह मंत्री भी रहे। वो जब कोई भी मंत्री पद पे नहीं थे तो वो उज्जैन के गेस्ट हाउस पे गए और इस बात से नाराज हो गए कि पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। तो किसी ने कहा कि अब आप सांसद है, मंत्री नहीं है। तो बहुत चिल्लाए हो। इमीडिएटली पुलिस को फॉर्मेलिटी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर करना पड़ा। तब मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया करते थे गेस्ट हाउस पे, अभी वो बंद होगी क्योंकि वो जीवन भर केंद्रीय मंत्री रहे, गार्ड ऑफ ऑनर की उनको आदत थी। तो सांसद होते हुए भी वो गार्ड ऑफ ऑनर करते रहे। जिन्होंने जीवन भर बहुमत भोगा और अपना मत देश पे लादा, वो अल्पमत में आने के बाद उस बात को अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, उससे निकले ही नहीं है। वो अभी भी 300 पार की सोच में सोच कर काम करते हैं। आपका सोच सही हो सकता है, आपको किसने रोका? आप 300 पार का 700 पार का सोच के बैठो हाउस में। कल आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हो और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री समझ के जवाब देने लगूं, कौन रोकता है अशोक वानखेड़े? लेकिन बाहर जाने के बाद तो मुझे ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा ना स्टूडियो से, मेरे लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो नहीं रहेगी। मैं सोचूं अपने आप को प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और जो चाहे वो करना चाहते थे, अब वो नहीं होगा। लग नहीं रहा आंकड़ा आपके पास 5 साल ठीक से सरकार चला पाएंगे, बिल्कुल मैंने तो पहले दिन से याद कीजिए, आपको जब से सरकार बनी तब मैंने बिल्कुल कहा, जब आपने कहा था कि अग्नि परीक्षा सर की, मैंने बोला सरकार की हर घंटे अग्नि परीक्षा होगी। बिल पास करना ही महत्वपूर्ण नहीं था, ये छोटे मोटे आदेश भी अग्नि परीक्षा होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी की फजीयत एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके होती जा रही है, और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके इनके खुद के आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड वाला बिल वापस लेना पड़ गया, ब्रॉडकास्ट वाला ड्राफ्ट वापस लेना पड़ गया, और अब लेटरल स्कीम वाली भर्ती भी रद्द करनी पड़ गई। तो अब फिर मिलेंगे अगली नई चर्चा में, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नजर हमारी लगी हुई है हर एक खबर पर, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि किसी भी खबर से आप वंचित न रह पाए, और हमारा सारा जरूर बनिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।